जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी का आज हम लोग लास्ट सेट कवर करेंगे। ये सेट नंबर 24 होगा और इसके बाद जो है न्यू सेट स्टार्ट होगा, यानी न्यू मंथ का न्यू टेस्ट स्टार्ट होगा। और वो टेस्ट जो है 26 सितंबर से स्टार्ट होगा। आज हो गया 25 सितंबर, यानी कल से वो सेट स्टार्ट होगा एप्लीकेशन पे सेट स्टार्ट होगा 26 को। तो अपने यूट्यूब चैनल और अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है वो 27 से आना स्टार्ट होगा, क्योंकि 26 के रात में वीडियो दिया जाता है, यानी क्लास करवाया जाता है। तो 27 को मैं उसे कवर करवाऊँगा, ठीक है। अगर आप लोग को इस PDF चाहिए, इसका जो न्यू टेस्ट स्टार्ट होने वाला है उसका PDF चाहिए, तो आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। पेड ग्रुप का चार्ज है मात्र 11 रुपये। 11 रुपये में आपको 3 चीज़ मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। सबसे पहला चीज़, जो वीडियो आप देख रहे हैं 50 क्वेश्चन वाला, इसका PDF मैं दूंगा। दूसरा चीज़, इसका जो सर के द्वारा क्लास करवाया जाता है और मैं इसका जो नोट बनाता हूँ हैंड रिटेन नोट्स, उसका PDF दूंगा। और तीसरा चीज़, 100 क्वेश्चन सीरीज जो स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट करवाया गया, अब वो भी, उसमें भी अभी 11 सेट कवर करवाए गए, लेकिन मैं आज से यानी कल से ये स्टार्ट करवाया हूँ, तो उसका भी PDF दूंगा। यानी ये 3 चीज़ आपको इसमें प्रोवाइड होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेट ज्वाइन होना है तो जल्द से जल्द टेलीग्राम पे मेरे से बात कीजिए, और टेलीग्राम पे बात करके और उसके बाद मैं जब आपको QR कोड दूंगा उसके बाद ही आप पेमेंट कीजिएगा। और पेमेंट इसलिए मैं इतना कम रखा हूँ कि कोई भी बच्चा इसे पेड कर सकता है, मात्र 11 रुपये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1, सेट नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 1। आज जो सेक्टर है वो है इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स का सेक्टर। इंडियन इकोनॉमी के इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे और करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स में कोई खास डिस्कशन होता नहीं है, इंडियन इकोनॉमी में डिस्कशन होगा। तो हम लोग इंडियन इकोनॉमी के 25 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को पढ़ते हुए और आंसर टिक करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आर्थिक विकास हेतु जब समुद्री संसाधन जैसी समुद्री यातायात, मत्स्य पालन, नवीनकरणीय ऊर्जा पर बल दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। क्या कहते हैं? ब्लू इकोनॉमी। और पर्यावरण, देखिए ये कहता है कि समुद्री संसाधन से जो आर्थिक विकास होता है, ऊर्जा पे बल देते हैं, उसे ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम पर्यावरण से संबंधित ले लें, पर्यावरण की थ्रू जो आर्थिक विकास के ऊर्जा पर बल दिया जाए, तो उसे जो बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं ग्रीन इकोनॉमी, पर्यावरण से संबंधित। अगर काला धन से संबंधित कोई चीज़ है तो उसे बोलते हैं हम लोग ब्लैक इकोनॉमी। और अर्थशास्त्र में रेड इकोनॉमी जैसा कोई शब्द है ही नहीं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के क्या कारण थे? देखिए कारण क्या थे ये हम लोग अभी बात करेंगे। उससे पहले जान लीजिए कि अर्थव्यवस्था जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक हो गया मिश्रित, सबसे पहले जान लीजिए, एक हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। दूसरा हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। और तीसरा हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये 3 अर्थव्यवस्था जो है 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन भारत में जो है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जितने भी पावर होंगे वो निजी व्यक्ति के, यानी प्राइवेट जो व्यक्ति हैं, प्राइवेट संस्थान है, उसके हाथ में होंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि सरकार के हाथ में सारा पावर होगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि दोनों के समायोजन से सरकार चलेगी और देश चलेगा। मतलब निजी व्यक्ति और सरकार दोनों मिला के सब कुछ करेगी। तो यही हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के क्या कारण थे? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सरकार के पास पूंजी एवं संसाधनों का अभाव था। हाँ, सरकार के पास जो है उस समय यानी 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पूंजी एवं संसाधन का अभाव था। निजी क्षेत्र के पास उपलब्ध पूंजी, तकनीक तथा प्रबंधन का सरकार लाभ लेना चाहती थी। हाँ, ये बात भी सही है कि निजी क्षेत्र की सहायता से सरकार जो है देश का विकास करना चाहती थी। भारत में गरीबी, बेरोजगार, भुखमरी की समस्या व्यापक रूप से फैल रहा था, ये भी सही है। तो इन सभी के सुधार के लिए जो है इनमें से सभी इसका आंसर होगा, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया था, ठीक है। और वैश्विक दबाव भी था। वैश्विक दबाव मतलब विश्व के अन्य देश के थ्रू दबाव भी था इंडिया पे कि आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना लीजिए, आप समाजवादी अर्थव्यवस्था अपना लीजिए। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है अमेरिका बोलता था इंडिया को कि आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाइए, और रूस जो है वो बोलता था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाइए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बहुत ही समझदार व्यक्ति थे, तो वो
यूएसए को भी बोल रखे थे कि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाएंगे और रूस को भी बोल रखे थे कि हम समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाएंगे। ठीक है, और अगर ये नहीं बोलते ना तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो रूस और जो भी अन्य देश जो है सहायता किया है वो नहीं करता। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये दोनों को बोल रखे थे, और दोनों को बोल रखे थे तो ये उसी बीच में मिश्रित अर्थव्यवस्था ला दिए, और मिश्रित अर्थव्यवस्था लाने से जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी स्टार्ट हो गया और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी स्टार्ट हो गया। इससे जो है दोनों देश से संबंध खराब नहीं हुआ। एक लेखा वर्ष में सबसे पहले लेखा वर्ष क्या होता है ये जान लीजिए। भारत सरकार के द्वारा लेखा वर्ष जो है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है भारत सरकार के द्वारा लेखा वर्ष। नेक्स्ट, एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जिसमें मूल्यह्रास, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है, उसकी बाज़ार कीमत के योग को कहा जाएगा बाज़ार कीमत पर जीडीपी। क्या कहा जाएगा? बाज़ार कीमत पर जीडीपी। लेकिन अगर इसी में मूल्यह्रास को माइनस कर दें यानी घटा दें तो ये हो जाएगा बाज़ार कीमत पर एनएनपी। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय के मापने की उत्पादन विधि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय आय निकालने की 3 विधि है। 3 विधि कौन कौन सा है? तो आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। तो आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि, इसी में से पूछा गया उत्पादन विधि निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो उत्पादन विधि को मूल्य वृद्धि विधि, सूची गणना विधि, औद्योगिक उद्गम, यहाँ उद्यम नहीं होगा उद्गम होगा। क्या होगा? उद्गम, औद्योगिक उद्गम विधि। तो ये तीनों विधि से जाना जाता है। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए मैं जितना भी पॉइंट बोल रहा हूँ इसमें से 80% पॉइंट आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, जो नोट्स मैं आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करवाता हूँ, हैंडी 10 नोट्स। तो उसमें आपको 80% पॉइंट लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इससे ये होगा कि आपको अपना नोट्स बनाने में भी सुविधा होगा, और बाकी अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो PDF थ्रू रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हो ही चाहिए, जो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसलिए ज़्यादा चार्ज नहीं रखा गया है कि आप लोग ज्वाइन नहीं हो सकते। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष जैविक कृषि नीति की घोषणा की गई? तो किस वर्ष जो है जैविक कृषि नीति की घोषणा की गई थी? 2005 में। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य था? देखिए भारत सरकार जो मुद्रा योजना शुरू की थी उसका उद्देश्य था ऋण देना। क्या ऋण देना? बिना किसी ज़मानत, बिना किसी, जैसे आप बैंक से जाइएगा ऋण लेने के लिए तो आपसे पूछेगा कि आपका घर, मतलब कुछ गिरवी रखने के लिए बोलता है, घर या ज़मीन या जेवरात जो भी है वो गिरवी रखने के लिए बोलता है। लेकिन भारत सरकार जो है ये मुद्रा योजना लाई थी जिसके तहत आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, कोई भी ज़मानत नहीं देना है, बिना ज़मानत का आपको ऋण दिया जाएगा। इसमें 3 प्रकार का ऋण दिया जाता है। एक ऋण है शिशु ऋण जिसमें 50,000 तक की राशि दी जाती है। दूसरा ऋण है किशोर ऋण जिसमें 5 लाख तक की राशि दी जाती है। और तीसरा ऋण है तरुण ऋण जिसमें 10 लाख तक की राशि दी जाती है। तो इसका उद्देश्य था छोटे व्यापारी स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। हाँ, शुरुआत की गई थी 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने भारी उद्योग पर विकास बल दिया था। ये भी सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ऐसी योजना थी जिसमें कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में 2 युद्ध हुए थे। एक 1962 में भारत और चीन का युद्ध, और 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध, जिसकी वजह से अपना जो आर्थिक व्यवस्था थी वो गड़बड़ा गया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ते हैं ऑप्शन, पता चल जाएगा। यह योजना आयोग के तरह संविधानेतर संस्था नहीं है बल्कि संवैधानिक संस्था है। गलत है। नीति आयोग भी जो है योजना आयोग की तरह संविधानेतर संस्था है बल्कि ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो नीति आयोग जो है वो सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा, कौन सा सही नहीं है? तो पहला ही सही नहीं था, यही आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही है। ये सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है, सही है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगडिया को नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ये भी सही है।
गरीब लोगों की मात्रा तय करने के लिए सर्वप्रथम गरीबी रेखा के अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो गरीबी रेखा की अवधारणा का विकास किया गया था आर बायर के द्वारा। किसके द्वारा? आर बायर के द्वारा। देखिए, गरीबी का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है। एक किया जाता है सापेक्षिक गरीबी के द्वारा, एक किया जाता है निरपेक्ष गरीबी के द्वारा। सापेक्षिक गरीबी के द्वारा किया जाता है विकसित देश में। कौन सा देश में? विकसित देश में, जैसे यूएसए हो गया। ऐसे ऐसे देश में जो है सापेक्षिक गरीबी के द्वारा गरीबी का निर्धारण किया जाता है। उसमें निर्धारण इस प्रकार से किया जाता है जैसे पैसे से, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना पैसा नहीं है, इसके अनुसार जो है सापेक्षिक गरीबी के तहत गरीबी निर्धारण किया जाता है। लेकिन अपने जैसे देश, जैसे विकासशील देश है अपना भारत, इसमें निरपेक्ष गरीबी के तहत गरीबी का निर्धारण किया जाता है और उस गरीबी का निर्धारण जो है गरीबी रेखा के तहत किया जाता है और उसकी अवधारणा किसने दिया था? आर बायर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बेरोजगारी इस कारण से हो कि रोजगार के उपलब्ध अवसर तथा रोजगार पाने वाले की योग्यता में तालमेल नहीं हो तो इसे कहा जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या कहा जाता है? संरचनात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी के बारे में आप लोगों को मैं कितनी बार बता चुका हूँ। ये ऐसी बेरोजगारी है जब हम कोई जॉब में हैं और इस जॉब को छोड़ के दूसरा जॉब में जा रहे हैं तो इसके बीच में जो डॉक्यूमेंटेशन करवाने में 1 से 2 दिन या 4 दिन लगता है, इस दौरान जब हम बेरोजगार रहते हैं इसे ही बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी है जिसमें काम है 4 लोग का कर रहे हैं 6 लोग, उसे ही बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था का वर्ड है और इसे अगर हिंदी में समझा जाए तो महंगाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महंगाई। चलिए अब आगे बात करते हैं। वैसे न्यूज़पेपर में आप अधिकतर देखिएगा तो मुद्रास्फीति लिखा रहता है क्योंकि जनता जो है वो समझ नहीं पाए कि महंगाई लिखे हैं कि क्या लिखे हैं, बाकी जो पढ़े लिखे हैं वो समझ ही लेते हैं। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। बिल्कुल गलत है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार दोनों का जो है भूमिका है। भारत सरकार के द्वारा जो है राजकोषीय नीति बनाई जाती है मुद्रा यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए, यानी महंगाई को नियंत्रण करने के लिए, और आरबीआई के द्वारा जो है वो मौद्रिक नीति बनाई जाती है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है, ये भी गलत है क्योंकि भारत सरकार और आरबीआई दोनों का है। घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। हाँ, ये सही है। घटा हुआ मुद्रा परिचालन जो है मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। अब कैसे करता है ये आप सोचिए। घटा हुआ मुद्रा परिचालन का मतलब है कि मार्केट में जो है पैसा जो है वो कम है, मार्केट में पैसा का परिचालन बहुत कम हो रहा है, तो इससे जो है महंगाई जो है वो नियंत्रण होगी। कैसे होगी? जब सरकार यानी बैंक जो है वो ऋण नहीं देगी। जैसे कि आरबीआई देखिए मौद्रिक नीति बना दिया, मौद्रिक नीति बना के जो है बना दिया और उसके बाद जो है ब्याज दर जो है बढ़ा दिया है बैंकों के लिए। तो बैंक जो है अपना पैसा अपने पैसे पे भी बैंक ब्याज दर बढ़ा देगी। जब ब्याज दर बैंक बढ़ा देगी तो जो आम जनता है वो ऋण नहीं लेगी। अगर ऋण नहीं लेगी तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा और पैसा नहीं होगा तो उसका परिचालन होगा नहीं, परिचालन नहीं होगा तो सामान वस्तु जो है वो कम खरीदा जाएगा। जब वस्तु कम खरीदी जाएगी तो मुद्रास्फीति पर खुद ब खुद नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। तो यही आंसर होगा, सही आंसर। आरबीआई द्वारा बैंक दर से वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, बैंक दर क्या होता है ये जान लीजिए। बैंक दर जो है जिस ब्याज दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंक को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है वह ब्याज दर बैंक दर कहलाता है। वह ब्याज दर क्या कहलाता है? बैंक दर कहलाता है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सेम बात अभी मैंने आपको बताया था कि आरबीआई अगर जो है यहाँ क्या कर रहा है? वृद्धि कर दे रहा है। आरबीआई अगर वृद्धि कर दे रहा है तो बैंक के पास जो पैसा होगा बैंक खुद ब खुद अपना ब्याज दर वृद्धि कर देगा। अगर कोई बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा मानिए ले रहा है आरबीआई से पैसा, ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा तो फिर इसका चार्ज बढ़ा देगा, मतलब रेट बढ़ा देगा। जैसे ही रेट बढ़ाएगा तो जो आम जनता है वो ऋण लेगी नहीं, ऋण कम लेगी, और ऋण कम लेगी तो इससे क्या होगा? ऑप्शन पे आ जाते हैं उपभोग व्यय। आ गया ना? उपभोग व्यय मतलब जो वो खर्च कर रहा है उसमें खर्च तथा निवेश में गिरावट होगा। जो निवेश हो रहा था उस दोनों में गिरावट हो जाएगी क्योंकि पैसे की कमी आ जाएगी इसकी वजह से। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने देना बैंक का विलय किस बैंक से कर दिया है? तो देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा से कर दिया है। अब क्यों कर दिया है, इससे क्या फ़ायदा हुआ उसका कोई आज तक कोई मतलब डिस्कशन हुआ ही नहीं और कोई बताता भी नहीं है कि इससे क्या फ़ायदा हुआ। विलय करने से कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगा अभी तक। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना 1990 में हुई थी।
जब किसी शेयर बाज़ार में शेयरों की कीमत में अप्रत्याशित और बहुत ज़्यादा गिरावट देखी जाती है तो उस स्थिति को क्रैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रैश। अगर शेयर बाज़ार में कीमतों में अचानक उछाल हो जाए तो उसे बबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बबल। केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति नहीं है? केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति नहीं है? तो जीएसटी जो है वो पूंजीगत प्राप्ति नहीं है, क्योंकि ये जो है कर प्राप्ति है। कौन सा है? कर प्राप्ति, यानी राजस्व प्राप्ति है। निम्न पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो सेवा शुल्क और सीमा शुल्क, ये दोनों जो है अप्रत्यक्ष कर है, बाकी सभी जो है प्रत्यक्ष कर है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बजट के अंतर्गत जब राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी तो इसका क्या परिणाम अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? तो बजट के अंतर्गत जब राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी तो इसका परिणाम जो है मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी, महंगाई उत्पन्न होगी, विदेश पर निर्भरता बढ़ेगी, हम विदेश से ऋण लेना शुरू कर देंगे। जब अपना अर्थव्यवस्था डगमगाएगा तो उसको ठीक करने के लिए ऋण लेना ही पड़ेगा और देश में भावी पीढ़ी पर वित्तीय भार पड़ेगा। अगर हम किसी देश से ऋण लेते हैं तो भावी पीढ़ी जो आएगी उस पर तो वित्तीय भार पड़ेगा ही ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। व्यापार शेष में शामिल होते हैं, तो व्यापार शेष में शामिल होते हैं दृश्य मदे। क्या शामिल होते हैं? दृश्य मदे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? तो कृषि श्रमिक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो खुद की ज़मीन पे उपजाऊ करते हैं और दूसरा होते हैं जो बट्टे पे लेके उपजाऊ करते हैं। तो दो प्रकार के कृषि श्रमिक होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थव्यवस्था का अध्ययन है? व्यष्टि अर्थव्यवस्था का अध्ययन कौन सा है? तो ये है वस्तु का कीमत निर्धारण जो है व्यष्टि अर्थव्यवस्था का अध्ययन है। उत्पादन संभावनाएं वक्र का ढाल गिरता है बाएं से दाएं की ओर। इसे रट लीजिएगा, रटने वाला क्वेश्चन है। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं? तो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं? बताइए। इसे कहते हैं उपयोगिता। जो उपयोग करने वाली चीज़ है उसे उपयोगिता कहते हैं। और क्या है? ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? स्थानपन्न वस्तु। क्या कहलाता है? स्थानपन्न वस्तु। जैसे कि आप गए महिंद्रा, जैसे टाटा का कार लेने के लिए, टाटा का कार नहीं मिला तो उसके बदले में सोचे कि महिंद्रा का ही ले लेते हैं, इसे ही बोलते हैं स्थानपन्न वस्तु। ठीक है। जब प्याज की कीमत 8% की वृद्धि होती है तब प्याज की मांग में 5% की कमी होती है। प्याज की मांग लोच निकालने के लिए क्या है, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? प्रतिशत, प्याज की मांग प्रतिशत बटा प्याज की कीमत प्रतिशत। मांग लोच का फॉर्मूला होता है मांग प्रतिशत बटा कीमत प्रतिशत। इस अनुसार 5/8 होगा। 5/8 होता है 0.62। तो इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अभी यहाँ से स्टार्ट होगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स के कुल 25 क्वेश्चन है, इसमें कोई खास डिस्कशन होता नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे अगर कुछ पॉइंट है तो उसे हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश मिलकर ट्रिस्ना मिशन लॉन्च करेगा? तो भारत और फ्रांस मिलकर जो है ट्रिस्ना मिशन लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल एक्सपेंशन ब्रिज किस देश में खोला गया है? तो पैदल एक्सपेंशन ब्रिज जो है ये खोला गया है हंगरी में। सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तमांग। हाल ही में किस यूरोपीय देश की संसद को भंग कर दिया गया है? तो फ्रांस जो है यूरोपीय देश, इसकी संसद को भंग कर दिया गया है। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो पूजा तोमर बनी है। कौन बनी है? पूजा तोमर। निम्न में से किसके द्वारा प्रेरणा स्थल विकसित किया जा रहा है? तो प्रेरणा स्थल जो विकसित किया जाए लोकसभा सचिवालय के द्वारा। NCLT ने एयर इंडिया और किसके विलय को मंजूरी दिया है? तो NCLT ने एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को मंजूरी दिया है। किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं ने दूध और दूध उत्पादों पर सबसे अधिक खर्च किए हैं? तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा। नेक्स्ट है, MotoGP भारत के 2025 संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो MotoGP भारत के 2025 संस्करण का आयोजन जो है ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जो है इगा स्विटेक ने जीता। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका विराजी बनी है। हाल ही में वेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार सेबी जीता है। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स का अनावरण किया है? बिल गेट्स। 2025 से 2029 तक MotoGP इंडिया का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो नोएडा में। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जून को। लगातार दूसरी बार विदेश मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो S जयशंकर।
हाल ही में ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? मोहन चरण मांझी। महिला संघ बाल विकास मंत्रालय का मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो महिला संघ विकास मंत्रालय का ये अन्नपूर्णा देवी को नियुक्त किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनसुख मांडविया को निम्न में से किस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपे हैं? ये सौंपे हैं युवा कार्यक्रम संघ एवं खेल मंत्रालय का। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है? तो उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है आईआईटी कानपुर। हाल ही में सुमित नागपाल ने अपना कौन सा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? तो ये जीता है आपको 6ठा। हाल ही में कहा पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है आपको रूस में। नीति आयोग के निर्देशक और नियुक्त किए गए हैं। नीति आयोग के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ये नियुक्त किए गए आशीष कुमार दास। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश का है। भारत के किस पड़ोसी देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौता पर मंजूरी दी है? तो ये जो है नेपाल है। ठीक है, तो आज का सेट यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया। और सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF चाहिए तो पेड ग्रुप से जल्द ज्वाइन हो जाइए। जितना जल्दी ज्वाइन हो जाइएगा उतना ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, तो आज ही ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होना है तो टेलीग्राम पे मेरे से बात कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे आके मुझे मैसेज कीजिए और मैं आपको QR कोड दे दूँगा, फिर आप पेड कीजिएगा। मैं अभी कहीं भी शेयर नहीं किया हूँ अपना QR कोड, तो आप अगर अदर जगह कहीं भी पेड करते हैं तो मैं उसका जिम्मेवारी नहीं लूँगा। ठीक है, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा इस टेस्ट से संबंधित तब आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।